हेलो स्टूडेंट, हम जो है तुगलक वंश के शासकों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हमने जो तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक के बारे में अध्ययन कर लिया है। उसके बाद में उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी मुहम्मद बिन तुगलक के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद जो है हमने फिरोज शाह तुगलक के बारे में अध्ययन किया। हमने फिरोज शाह तुगलक के बारे में, उसकी विभिन्न नीतियों, उसके विभिन्न सुधारों के बारे में अध्ययन कर लिया, है ना। और जो है हमने देखा था कि फिरोज शाह तुगलक जो है एक उदार प्रवृत्ति का शासक था, जिसने जो है बहुत कम मात्रा में सैनिक अभियान किए और जो मुहम्मद बिन तुगलक के समय में जो क्षेत्र दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हो गए थे उनको वापस जीतने का प्रयास नहीं किया और उदारता के साथ और जो है बिना किसी को ज़्यादा परेशानी दिए, है ना, बिना किसी ज़्यादा उठा फटक के जो है उसने शासन का संचालन किया। लेकिन फिरोज शाह तुगलक का जो अंतिम समय है वो बाकी दूसरे शासकों की तरह ही कष्ट में रहा। हमने देखा था कि पहले अलाउद्दीन खिलजी का अंतिम समय, बलवन का अंतिम समय, है ना, वैसे ही जो है फिरोज शाह तुगलक का जो अंतिम समय है, जो वृद्धावस्था का समय, वो भी बड़ा कष्ट में था। अब बात आती कष्ट में क्यों था, तो उसके जो है 3 पुत्र थे। फिरोज शाह तुगलक के कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे। एक था फतेह खां, एक का नाम क्या था? फतेह खां। दूसरे का नाम था जफर खां और तीसरे का नाम था मुहम्मद। क्या नाम था? मुहम्मद। ठीक है, तो 3 पुत्र थे। अब जैसे हर पिता की ख्वाहिश होती है कि उसकी मृत्यु के बाद जो है उसका बेटा उत्तराधिकारी बने, शासन सत्ता संभाले, वैसे ही जो है उसने अपनी मृत्यु से पूर्व फतेह खां को जो है अपना उत्तराधिकारी अपॉइंट किया। किसको अपॉइंट किया? फतेह खां उसका सबसे बड़ा पुत्र था और वो उसी को जो है उत्तराधिकारी बनाना चाहता था और वो योग्य भी था। फतेह खां योग्य भी था, लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था और वो जो है 1374 ईस्वी में वो मारा गया, उसकी मृत्यु हो गई। 1374 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। अब इसकी मृत्यु के बाद में उसने क्या किया? जफर खां को अपना उत्तराधिकारी बनाया। जफर खां को जो है अपना उत्तराधिकारी बनाया। किसको बनाया? जफर खां, जो उसका द्वितीय पुत्र था। लेकिन ये भी जो है 1387 ईस्वी में, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु से 1 साल पहले 1387 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। तो एक पिता के लिए इससे बड़ा आघात क्या हो सकता है कि उसके पुत्र उसके सामने एक एक करके मारे जा रहे हैं, मर रहे हैं, है ना। तो वो जो है बहुत ही दुखी हो गया, है ना। और अब जो तीसरा पुत्र था वो था मुहम्मद। कौन था? मुहम्मद। अब उसने, इसकी बारी आई, उसने फिरोज ने क्या किया? इसको उत्तराधिकारी बनाया। किसको बनाया? मुहम्मद को उत्तराधिकारी बनाया। लेकिन उसका जो वजीर था, फिरोज शाह तुगलक का जो वजीर था, उसका नाम था, उसकी उपाधि दी खाने जहां या खान ए जहां, इसकी उपाधि थी। और इसका मूल नाम क्या था? मलिक मकबूल नाम था इसके वजीर का। किसके वजीर का? फिरोज शाह तुगलक का। और ये जो वजीर था फिरोज शाह तुगलक का, मलिक मकबूल, ये चाहता था कि शासन सत्ता उसके हाथ में रहे, और फिरोज शाह तुगलक जो है अपने पुत्र को शासक नहीं बनाए। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने मुहम्मद को अपॉइंट कर दिया था। लेकिन वो फिरोज शाह तुगलक वृद्ध हो गया था और शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो गया था, उसका दिमाग इतना वर्क नहीं करता था। तो खानेजा ने उसको क्या कहा कि आपका जो पुत्र है मुहम्मद, वो कुछ असंतुष्ट अमीरों के साथ में मिलकर आपकी हत्या करना चाहता है। आपका पुत्र जो मुहम्मद है वो कुछ असंतुष्ट अमीरों के साथ में मिलकर आपकी हत्या करना चाहता है। तो फिरोज तुगलक ने उसकी बात पे यकीन कर लिया और फिरोज तुगलक ने आदेश दिया कि मुहम्मद को गिरफ्तार कर लिया जाए। तो फिर बाद में जो है मुहम्मद को गिरफ्तार कर लिया गया और कहीं बाहर मतलब भेज दिया गया उसको कि भाई आप राज्य में नहीं रह सकते, बाहर कहीं दूसरे क्षेत्र में जाकर आप रह सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार मुहम्मद को निकाल दिया गया राज्य से, है ना। और शासन सत्ता किसके हाथ में आ गई? सारी खाने जहां या मलिक मकबूल के हाथ में आ गई। वो सारी सत्ता का उपयोग करने लग गया। ठीक है, लेकिन मुहम्मद इस बात को सहन नहीं कर सका, है ना। तो मुहम्मद जो है
अपने पिता से मिलने का प्रयास करता है, लेकिन ऐसी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी कि उसका अपने पिता से मिलना मुश्किल काम था। उसे तो एक विद्रोही घोषित कर दिया गया था। तो वो क्या करता है कि जो राजमहल की स्त्रियां जो उनसे राजमहल में जाती है, बाहर जाके जो पालकियों में बैठ के अंदर जाती है, महल के अंदर बाहर आती है, वो पालकियों के अंदर आती थी। तो उन्हीं पालकियों में वो एक दिन बैठ जाता है और उन्हीं पालकी में बैठ के जो है अपने पिता के पास में पहुंचता है, अपने पिता के पास में पहुंचता है और अपने पिता के पास पहुंच के जो है उसके चरणों में गिर जाता है, उसके चरणों में गिर जाता है और कहता है कि मैंने आपको मतलब हत्या करने का कोई षड्यंत्र नहीं रचा है, जबकि ये जो खाने जहां है ये खुद सत्ता पर अधिकार करने के लिए आपको जो है मेरे खिलाफ भड़काया है, आपको मेरे खिलाफ भड़काया। और ये बात जो है फिरोज शाह तुगलक के दिलो दिमाग में बैठ जाती है। तो वो क्या कहता है, खाने जहां को गिरफ्तार करने का ऑर्डर देता है कि इसको कैद कर लिया जाए। जब खाने जहां को इस बात का पता चलता है तो खाने जहां जो है जो दरबार छोड़कर भाग जाता है मेवाड़ की तरफ। किधर भाग जाता है? मेवाड़ की तरफ भाग जाता है। मेवाड़ की तरफ क्या करता है? भाग जाता है। ठीक है, अब ये मेवाड़ की तरफ भाग गया खानेजहां, पहले सत्ता का यूज करता था। अब मोहम्मद जो है शासन सत्ता का प्रयोग करने लग गया, मोहम्मद शासन सत्ता का प्रयोग करने लग गया। अभी तक जिंदा है, फिरोज शाह तुगलक जिंदा है, लेकिन दिलो दिमाग से शारीरिक और मानसिक रूप से वो इतना समर्थ नहीं है कि शासन सत्ता संभाल सके। इसलिए शासन सत्ता का संचालन कौन कर रहा है? मोहम्मद कर रहा है, उसका पुत्र, तीसरा पुत्र। ठीक है, लेकिन वो मोहम्मद जो था वो विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। क्या था? विलासी प्रवृत्ति व्यक्ति था और एक तरह से वो था कि मतलब जो है वो मतलब ऐसे आवारा टाइप का था, जैसे आवारा टाइप लड़के होते हैं ना, उस टाइप का था। तो जब उसके हाथ में शासन सत्ता आने लग गई तो उसने क्या किया कि अपने अयोग्य मित्रों को बड़े बड़ी पोस्ट पे नियुक्त करने लग गया, बड़े बड़े पदों पर नियुक्त करने लग गया इनको, अपने अयोग्य मित्रों को। और बड़े बड़े जो स्वाभिमानी और जो अनुभवी व्यक्ति थे, है ना, पुराने व्यक्ति थे, उनको अपनी पदों से हटाने लग गया, अपने पदों से हटाने लग गया। तो इससे क्या हो गया कि राज्य में असंतोष फैल गया, कि भाई जो है कि अच्छे अच्छे व्यक्तियों को हटाया जा रहा है और बेकार बेकार लोगों को बड़े बड़े पद दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार एक प्रकार से जो है ऐसा माहौल बन गया कि गृह युद्ध की कंडीशन आ गई। कैसी कंडीशन आ गई? गृह युद्ध की कंडीशन आ गई। और इससे क्या हो गया कि मोहम्मद जो इसका पुत्र था, फिरोज का तीसरा पुत्र, वो घबरा गया कि अब तो लोग उसे मार देंगे, तो वो जो है घबरा कर क्या करता है, सिरमौर की पहाड़ियों की तरफ भाग जाता है। किधर भाग जाता है? सिरमौर की पहाड़ियों की तरफ भाग जाता है। किधर भाग जाता है? सिरमौर की पहाड़ियों की तरफ भाग जाता है। ठीक है, सिरमौर की पहाड़ियों की तरफ भाग जाता है। तो अब जो है शासन सत्ता कौन संभालेगा? भाई खानेजहां भी गया, खानेजहां भाग के कहां गया? मेवाड़ चला गया। ठीक है, और ये जो मोहम्मद कहां चला गया? भाग्य जो है चला गया, सिरमौर की पहाड़ियों की तरफ चला गया। अब शासन सत्ता कौन संभालेगा? फिरोज शाह तुगलक जो वृद्ध है, शारीरिक और मानसिक रूप से इतना मजबूत नहीं है कि शासन सत्ता संभाल सके। तो अब क्या होगा? तो वो क्या करता है कि उसका जो एक पोता रहता है, जो फतेह खां जो बड़ा पुत्र होता है, उसका फतेह खां जो है सबसे बड़ा पुत्र होता है इसका, आपके फिरोज शाह का, उसका एक बेटा होता है, उसका नाम होता है तुगलक शाह। क्या नाम होता है? तुगलक शाह। मतलब बेटे तो अयोग्य निकल गए, अब किसकी बारी आ गई? पोतों की बारी आ गई। अब जो फतेह खां इसका सबसे बड़ा पुत्र था, उसका बेटा था, मतलब फिरोज शाह का पोता था, उसका नाम था तुगलक शाह। क्या नाम था? तुगलक शाह। वो उसको शासन सत्ता देता है, ठीक है। और शासन सत्ता देने के कुछ समय बाद 1388 में जो है फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है। और उसकी मृत्यु के बाद तुगलक शाह जो फतेह खां का क्या था? पुत्र था, और फिरोज का क्या था? पोता था, वो गद्दी पर बैठता है। और गद्दी पर बैठने के बाद वो जो है किस नाम से बैठता है गद्दी पर? मूल नाम तो तुगलक शाह रहता है, और किस नाम से बैठता है? गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय के नाम से। गयासुद्दीन तुगलक के नाम से बैठता है, लेकिन इसको द्वितीय कहते हैं क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक वंश का संस्थापक था। गयासुद्दीन तुगलक वंश का संस्थापक था, और ये दूसरा गयासुद्दीन तुगलक है। ठीक है, तो ये गयासुद्दीन तुगलक जो है द्वितीय, जो तुगलक शाह मूल नाम था इसका, बैठता है और 1388 से लेकर 1389 ईस्वी तक शासन करता है। यह भी विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। और अमीरों ने, मैंने बताया था कि फिरोज शाह तुगलक जो है दासों से बहुत प्रेम करता था,
दासों से बहुत प्रेम करता था और उसके काल में 1,80,000 दास थे, 1,80,000 दास थे और उन्होंने उसके लिए एक अलग विभाग भी बनाया था, दीवाने बंदगान। और वही दास जिनको उसने पाला था वही साम्राज्य के लिए घातक हो गए और उसके उत्तराधिकारियों को एक एक करके जो है उठाया बैठाया है ना और मारा किया है ना, ऐसा किया, उसी का जो बीज बोया हुआ था। ठीक है, तो ये जो गयासुद्दीन तुगलक था वो केवल 1 साल, लगभग 1 साल ही शासन कर पाता है और अमीर लोग उसे असंतुष्ट हो जाते हैं और उसे गद्दी से उतार कर मार देते हैं, गद्दी से उतार कर मार देते हैं। ठीक है, किसको? गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय को। ठीक है, इसके बाद में जो है एक दूसरा शासक बनता है, वो होता है अबू बकर। अबू बकर कौन होता है? अबू बकर होता है, मैंने बताया था कि फिरोज शाह तुगलक का जो दूसरा बेटा था उसका नाम क्या था? जफर खां। क्या नाम था? जफर खां। उसका पुत्र था, उसका पुत्र था कौन? अबू बकर। अब ये जो है शासन सत्ता संभालता है, लेकिन ये भी जो है ज्यादा समय तक शासन नहीं कर पाता है और अमीर लोग जो उसी के दास थे वो इसको हटा देते हैं, उसको हटा देते हैं। और इसको हटाने में जो महत्वपूर्ण योगदान होता है वो होता है मुहम्मद शाह का। किसका होता है? मुहम्मद शाह। मुहम्मद शाह मैंने बताया था, वो भी मुहम्मद शाह वापस आ गया, जो सिरमौर की पहाड़ियों की तरफ भाग गया था, वो वापस आ गया और उसने अपने आप को समाना में सुल्तान घोषित कर दिया। अबू बकर के समय में जो है अपने आप को समाना, जो पंजाब साइड में है, समाना में जो है अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया और अबू बकर का विरोध किया। अबू बकर का विरोध किया, उसने कहा कि मैं बेटा हूं, बेटों से पहले पोतों का नंबर आ गया है ना, मेरा नंबर आना चाहिए। तो मुहम्मद शाह जो तीसरा पुत्र था, मैंने बताया था ना, फतेह खां, जफर खां और ये जो आपके मुहम्मद, 3 पुत्र थे। पहले जो है गृह युद्ध के डर से ये भाग गया था सिरमौर की पहाड़ियों की तरफ, लेकिन वापस लौट के आ गया और अबू बकर का विरोध करके जो है सुल्तान बन गया। और ये नासुद्दीन महमूद शाह जो है 1390 से लेकर 94 ईस्वी तक, 1390 से लेकर 94 ईस्वी तक जो है शासन करता है। 1390 से लेकर 94 ईस्वी तक क्या करता है? शासन करता है। 1390 से लेकर 1394 ईस्वी तक शासन करता है। ठीक है, अब इसके बाद में 1394 ईस्वी में, 1394 ईस्वी में अत्यधिक शराब के सेवन की वजह से, अत्यधिक शराब के सेवन की वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? नासरुद्दीन मुहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। तो फिर बाद में इसका जो पुत्र होता है, नासरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु के बाद में इसका जो पुत्र होता है उसका नाम रहता है हुमायूं। क्या नाम रहता है? हुमायूं। वो क्या करता है? अलाउद्दीन सिकंदर शाह के नाम से, इसका मूल नाम क्या था? अलाउद्दीन सिकंदर शाह का हुमायूं। ये जो इसका पुत्र होता है वो अलाउद्दीन सिकंदर शाह के नाम से जो है शासन सत्ता पर बैठता है, शासन सत्ता पर बैठता है। लेकिन ये बहुत कम समय के लिए, लगभग 1 महीना 2-4 दिन या 5-6 दिन जो है शासन कर पाता है और इसकी भी मृत्यु हो जाती है। किसकी? अलाउद्दीन सिकंदर शाह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अलाउद्दीन सिकंदर शाह की मृत्यु के बाद में नासरुद्दीन महमूद शाह का दूसरा पुत्र नासरुद्दीन महमूद शाह, ठीक है, नासरुद्दीन मुहम्मद शाह, यहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। ये मुहम्मद शाह है, ये महमूद शाह है। ठीक है, ये मुहम्मद शाह है और ये महमूद शाह है और यही जो है इसका पुत्र था, नासरुद्दीन महमूद शाह का पुत्र था। ठीक है, ये भी इसका पुत्र था और ये जो है तुगलक वंश का अंतिम शासक था। तुगलक वंश का अंतिम शासक था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई एग्जाम में पूछा जाता है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासरुद्दीन महमूद शाह। ठीक है, जबकि पहला शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक था, अंतिम शासक नासरुद्दीन महमूद शाह था, जिसने 1394 ईस्वी से लेकर 1412 ईस्वी तक, 1394 ईस्वी से लेकर 1412 ईस्वी तक शासन किया। लेकिन ये शासक बन गया, लेकिन इसके काल में जो दिल्ली का जो शासक था वो बहुत ही कम क्षेत्र का शासक था, बहुत ही कम क्षेत्र का शासक था। हमने देखा था कि मुहम्मद तुगलक के समय में, पहले गयासुद्दीन तुगलक के समय और मुहम्मद तुगलक के शुरुआती काल में जो दक्षिणी भारत को जीता जाता है, दक्षिणी भारत को जीता, ये दक्षिणी भारत है। ठीक है, यहां पर देवगिरी, वारंगल है, मदुरा, ये जो दक्षिणी भारत के राज्य थे, दक्षिणी भारत के राज्य थे, इनको जीता जाता है। लेकिन मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम समय में ये दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हो जाते। ठीक है, फिर हमने देखा था बंगाल, इधर बंगाल है ना, बंगाल भी जो है
फिरोज तुगलक के काल में स्वतंत्र हो जाता है। हालांकि इसके खिलाफ अभियान किया जाता है लेकिन स्वतंत्र हो जाता है। ठीक है, अब ये जो अंतिम शासक है नासिरुद्दीन महमूद शाह, इसके गद्दी पर बैठने से पहले ये जो गुजरात का क्षेत्र है, गुजरात का जो क्षेत्र है, यहां पर जफर खां एक नए राज्य की स्थापना करता है। गुजरात में कौन करता है? जफर खां एक नए राज्य की स्थापना करता है। ठीक है, और राजपूताना में जो है कई राज्य जो है स्वतंत्र हो जाते हैं। राजपूताना में कई राज्य स्वतंत्र हो जाते हैं। इधर बीच में पड़ता है मालवा, बीच में पड़ता है मालवा। ठीक है, मालवा में जो है दिलावर खां, मालवा में दिलावर खां जो है एक नए राज्य की स्थापना करता है। मालवा में दिलावर खां एक नए राज्य की स्थापना करता है। इसके अलावा जो है यहां पर है फिरोजाबाद, यूपी में फिरोजाबाद है। यहां पर एक इसका ही भाई रहता है, उसका नाम है नुसरत शाह। वो एक अलग राज्य की स्थापना करता है, अलग राज्य की स्थापना करता है फिरोजाबाद में। ठीक है, एक होता है इधर होता है जौनपुर। क्या होता है? जौनपुर। यहां पर मलिक सरवर, यहां पर जो है मलिक सरवर नाम का व्यक्ति होता है। ये एक हिजड़ा होता है या किन्नर होता है। मलिक सरवर नाम का एक व्यक्ति होता है। ये जौनपुर में एक नए वंश की नींव डालता है, और वो वंश कौन सा होता है? सरकी वंश। कौन सा होता है? सरकी वंश। मतलब कई बार एग्जाम पूछा जाता है कि सरकी वंश कहां का फेमस है, तो जौनपुर का, है ना। और इसे मतलब जो है जौनपुर के सरकी वंश संस्थापक कौन था? मलिक सरवर। ठीक है ना। तो इस प्रकार ये जो कुछ भाई इधर जौनपुर में हो गया, फिरोजाबाद हो गया, राजपूताना हो गया, गुजरात हो गया, मालवा हो गया, और इधर जो है दक्षिण पहले से ही मतलब, तो इस प्रकार इसका जो राज्य था वो ये दिल्ली तक ही सीमित रह गया। बहुत ही कम क्षेत्र में इसका जो साम्राज्य, ये इधर साइड में जो है ये पाकिस्तान क्षेत्र, और ये दिल्ली का क्षेत्र, ये जो है क्षेत्र इसके अंडर में रह गया। इसलिए इस काल में जो है लोगों द्वारा इसके बारे में कहा जाता था कि शहंशाह का आलम दिल्ली से पालम, शहंशाह का आलम दिल्ली से पालम। पालम क्या है? पालम हवाई अड्डा है ना, वो दिल्ली से थोड़ा 20 किलोमीटर लगभग है ना। तो शहंशाह का जो आलम है वो कहां से कहां तक है? दिल्ली से पालम। मतलब थोड़े से एरिया में तो यहां तक सल्तनत रह गई थी। और एक कहां थी? क्या पूरा का पूरा इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये क्षेत्र कभी दिल्ली सल्तनत का पार्ट था। लेकिन तुगलक वंश के जो अंतिम शासक था, इसके काल में जो दिल्ली सल्तनत है वो यहां तक सीमित रह गई, ये यहां तक। ठीक है, अब इसी काल में जो एक महत्वपूर्ण घटना होती है, हालांकि वो दुखदायी होती है, लेकिन एक महत्वपूर्ण माना जाता है कि इसके काल में 1398 ईस्वी में, इसके काल में 1398 ईस्वी में जो है एक महत्वपूर्ण घटना होती है। वो कौन सी होती है? तैमूर का आक्रमण। क्या होती है? तैमूर का आक्रमण। तैमूर का आक्रमण जो होता है आपके 1398 ईस्वी में होता है। 1398 ईस्वी में जो है तैमूर का आक्रमण होता है। तैमूर जो है मध्य एशिया का शासक होता है। कहां का शासक होता है? मध्य एशिया में कौन सा राज्य? समरकंद। समरकंद का शासक होता है वो मध्य एशिया में। समरकंद कहां पर है? कजाकिस्तान, है ना। ये उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, वो स्थान जो है ना मध्य एशिया का पार्ट है, वही क्षेत्र में स्थित है ना। ताशकंद वो जो है ना एरिया, वहां पर है समरकंद। तो वहां पर जो है वहां का शासक होता है तैमूर। ठीक है, और उसको पता होता है कि भारत में जो अभी राजनीतिक स्थिति है वो बहुत ही अस्थिर है। राजनीतिक स्थिति क्या है? बहुत ही अस्थिर है। और उसको भारत की संपन्नता के बारे में भी पता था कि भारत बहुत सोने की चिड़िया, बहुत संपन्न है ना। वो इस स्थिति का फायदा उठाना चाहता था, और इसी काल में जो है भारत पर अटैक करता है। और कहा जाता है कि उससे खतरनाक आक्रमण जो है कोई भारत आज तक अकेला आक्रमण नहीं हुआ। हालांकि जैसे किसी ने 10-12 आक्रमण किए, वो तो ओवरऑल उससे ज्यादा नुकसानदायी हो सकते हैं, लेकिन एक अकेला आक्रमण जो इतना नुकसानदायी था वो कौन सा था? तैमूर का आक्रमण। और वो कब किया जाता है? 1398 ईस्वी में। और उसमें शासक कौन होता है? नासिरुद्दीन महमूद शाह। नासिरुद्दीन महमूद शाह शासक होता है। तो 1398 में जब ये आक्रमण करता है, तो ये अप्रैल में जो है, अप्रैल 1398 में समरकंद से रवाना होता है। कहां से रवाना होता है? समरकंद। समरकंद इधर जो है मध्य एशिया में कजाकिस्तान क्षेत्र है ना, यहां पर समरकंद होता है। ठीक है, समरकंद से रवाना होता है। और फिर बाद में ये जो है आपके मुल्तान, दीपालपुर और इधर भटनेर। भटनेर कहां पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है ना। भटनेर होता हुआ फिर बाद में हिसार, इधर हरियाणा होता हुआ फिर बाद में दिल्ली ये आता है ना। इधर समरकंद, मुल्तान, दीपालपुर, भटनेर, फिर बाद में जो है आपके इधर हिसार होता हुआ दिल्ली आता है। और
अक्टूबर के लगभग जो है दिल्ली पहुंच जाता है, अक्टूबर के महीने में दिल्ली पहुंच जाता है। और जब ये दिल्ली पहुंचता है, ठीक है, जब ये दिल्ली पहुंचता है तो ये जो अंतिम शासक होता है, शासक कौन होता है, यही होता है ना, क्या नाम होता है, नासरुद्दीन महमूद। ये जैसा भी होता है लेकिन इसके आक्रमण का सामना करने के लिए ये खुद नासरुद्दीन महमूद शाह और उसका जो वजीर होता है उसका नाम होता है मल्लू इकबाल। उसका वजीर का नाम क्या होता है, मल्लू इकबाल। क्या नाम होता है, मल्लू इकबाल। ये दोनों लोग जो क्या करते हैं, इसका सामना करने के लिए आगे बढ़ते हैं, इसका सामना करने के लिए आगे बढ़ते हैं। किसका सामना करने के लिए, तैमूर का सामना करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन दोनों ही पराजित होते हैं, दोनों ही पराजित होते हैं, ठीक है। और ये जो है नासरुद्दीन महमूद शाह है, गुजरात भाग जाता है। नासरुद्दीन महमूद शाह गुजरात भाग जाता है, मल्लू इकबाल जो है बुलंदशहर भाग जाता है, ठीक है। नासरुद्दीन महमूद शाह गुजरात भाग जाता है और मल्लू इकबाल कहां भाग जाता है, बुलंदशहर भाग जाता है। और दिल्ली पर कोई भी प्रोटेस्ट करने वाला नहीं रहता है। अब जो है ये 15 दिन तक, लगभग 15 दिन तक दिल्ली में स्टे करता है। तैमूर जो है लगभग 15 दिन तक दिल्ली में स्टे करता है और अपने सैनिकों को आदेश देता है, लूट मार आपको जो करना है करो, ठीक है। तो वो जबरदस्त तबाही मचाता है, जबरदस्त तबाही मचाता है और खजाना भी लूट लिया जाता है, ठीक है। तो 15 दिन के बाद में जो है वो लगभग जनवरी के महीने में वापस रवाना होता है। यहां से बहुत सारे युद्ध बंदियों के साथ में, बहुत सारे धन के साथ में जो है वो वापस रवाना होता है और रास्ते में लूटमार करता हुआ समरकंद चला जाता है। लेकिन जाने से पहले उसने इस क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया था। मुल्तान, दीपालपुर, ये जो क्षेत्र है ना, ये जो क्षेत्र है इसको अपने अधीन कर लिया था, इसको अपने अधीन कर लिया था। और इस क्षेत्र को अधीन करने के बाद उसने एक व्यक्ति जिसका नाम था खिज्र खां, इसको वहां का गवर्नर नियुक्त करता है, कि भाई मैं तो अपने गांव जाऊं, है ना, आप जो है इसको संभालना, है ना, इस क्षेत्र को आप संभालना। तो इस प्रकार इस क्षेत्र में खिज्र खां का शासन था और इस क्षेत्र में जो है पहले तैमूर था, लेकिन बाद में सुनी पड़ी थी दिल्ली। तैमूर के जाने के बाद भी दिल्ली बिल्कुल सुनी पड़ी थी। लेकिन बाद में क्या करता है, जो मल्लू इकबाल जो बुलंदशहर भाग जाता है, वापस दिल्ली आता है और स्थिति सामान्य होने के बाद नासरुद्दीन महमूद शाह को बुलाता है कि भाई साहब अब तो आ जाओ, है ना, सबला घेपरिया, हाँ, कोई नहीं ठोक बाड़ो, है ना, कोई नहीं है कि यहाँ पर कोई जो ऐसा नहीं है जिसे आपको डरना। तो वो क्या करता है, आपके वापस आता है वहां पर 1401 में नासरुद्दीन महमूद जो है वापस दिल्ली आता है ना, किसके निमंत्रण पर, मल्लू इकबाल के निमंत्रण पर आता है। लेकिन वहां पर आता है, लेकिन उसके शासनकाल में जो है कोई किसी प्रकार की प्रोग्रेस नहीं होती है, वही अव्यवस्था बनी रहती है ना। नुसरत शाह उसका भाई जो वो अलग से जो है शासन कर रहा था फिरोजाबाद में। एक समय पर 2 शासक शासन कर रहे थे, हाँ, एक दिल्ली में जो है आपके नासरुद्दीन महमूद शाह और उधर फिरोजाबाद में नुसरत शाह शासन कर रहे थे। एक साथ 2 शासक शासन कर रहे थे। अब 1401 में आ गया, लेकिन उसके बाद में कुछ ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हो पाती है और 1412 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1412 ईस्वी में क्या हो जाती है, किसकी मृत्यु हो जाती है, नासरुद्दीन महमूद शाह। मल्लू इकबाल पहले ही मारा जाता है, इससे पहले ही मर जाता है। 1412 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसकी मृत्यु के समय इसका जो खास आदमी था वो था दौलत खां। कौन था, दौलत खां। मतलब हर आदमी का कोई ना कोई खास होता है, वैसे इसका एक खास आदमी था, उसका नाम था दौलत खां। क्या नाम था, दौलत खां। और इसके जो अमीर वगैरह है वो इस चीज को जानते थे कि भाई नासरुद्दीन महमूद शाह का जो खास व्यक्ति है वो कौन है, दौलत खां। और इसकी मृत्यु के बाद 1412 में इसकी मृत्यु के बाद में शासन सत्ता इसको सौंपी जाती है। शासन सत्ता किसको सौंपी जाती है, इसको सौंपी जाती है दौलत खां को। लेकिन ये बात सहन नहीं करता है खिज्र खां। इस क्षेत्र का, मुल्तान दीपालपुर का क्षेत्र का गवर्नर था। कौन नियुक्त करके गया था इसको, तैमूर नियुक्त करके गया था, ठीक है। वो क्या करता है, खिज्र खां दौलत खां पर आक्रमण कर देता है और मई 1414 में जो है इसे पराजित करके आपके जो है दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। दौलत खां को मई 1414 में जो है पराजित करके दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। और ये जो वंश था तुगलक वंश, हालांकि तुगलक वंश की समाप्ति तो 1412 में हो गई थी, लेकिन पूर्णतः समाप्ति 1414 में हो गई थी। और उसके समाप्ति के बाद में एक नया वंश की शुरुआत होती है और वो खिज्र खां कौन सा वंश चलाता है, सैयद वंश। कौन सा वंश चलाता है, सैयद वंश। तो
तो इस प्रकार एक महत्वपूर्ण वंश मध्यकालीन भारत के तुगलक वंश की समाप्ति होती है और एक नए वंश की शुरुआत होती है सैयद वंश की, और इसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।